हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम हमारा 6 चैप्टर जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चों, अभी तक हमने बंद अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। बंद अर्थव्यवस्था में जिसमें हमने घरेलू क्षेत्र की बात की थी, खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी क्षेत्र भी शामिल होता है। हम विदेशों से कई चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं, तो इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था से भी क्या होती है, जुड़ जाती है। इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से देश का संबंध विदेशों से होता है। इस जुड़ाव के कौन कौन से तरीके हैं, साथ में हम विदेशी विनिमय दर की यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा 6 चैप्टर खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। जैसे कि हम हमारे देश की बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है, वस्तुएं आदान प्रदान होती हैं, सेवा होती है। और हम ये बात करें कि परिसंपत्तियां अर्थात धन, ये भी क्या होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आदान प्रदान अंतर व्यवहार होता रहता है। उसी प्रकार से यदि एक देश का दूसरे देश से अंतर व्यवहार होता है तो वो अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था बन जाती है? खुली अर्थव्यवस्था बन जाती है। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, शेष विश्व से कोई जुड़ाव नहीं होता। अभी तक हमने बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी, तो उसमें क्या होता है कि शेष विश्व से कोई ना तो कोई आयात होता है ना कोई निर्यात होता है, अतः कोई जुड़ाव नहीं होता। ऐसा हम इसलिए करते हैं बंद अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ताकि क्या हो, हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है वो कैसा हो जाए, सरल हो जाए। लेकिन वास्तव में तो अर्थव्यवस्था कैसी पाई जाती है? खुली अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र के आधार तंत्र की व्याख्या क्या हो जाए, सरल हो जाए। इसीलिए हम इसका बंद अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वास्तव में तो अधिकांश जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसी होती हैं? खुली होती हैं। सारी अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं? खुली। क्योंकि हम किसी भी देश को देख ले तो सभी देश दूसरे देशों से अंतर व्यवहार करते हैं, वे आपस में चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो जुड़ाव है उसके स्थापित करने के 3 तरीके हैं। जो एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है, तो ये किस प्रकार से जुड़ी रहती है? तो यहाँ पर 3 तरीके बताए जा रहे हैं जिसके द्वारा एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। जो पहला है वो है निर्गत बाजार। निर्गत बाजार अर्थात देश में जो उत्पादन होता है वो दूसरे देश को क्या करते हैं, हम सप्लाई करते हैं, या फिर दूसरे देश में जो उत्पादन होता है वो हमारे देश में हम मंगाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या रहता है, आता जाता रहता है। निर्गत अर्थात उत्पाद, इसको हम कह सकते हैं आउटपुट, मार्केट। एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार कर सकती है। इससे उपभोक्ता और उत्पादक घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं। अब हमारे देश में घरेलू वस्तुएं उत्पादित होती है, वो तो होती हैं, साथ में हमारा देश क्या करता है, विदेशों से जो वस्तुएं हैं वो भी आयात कर लेता है। तो अब उपभोक्ताओं के पास चयन क्या हो जाता है, विस्तृत हो सकता है। वो चयन कर सकते हैं कि उन्हें घरेलू वस्तुओं का उपभोग करना है या विदेशी वस्तुओं का उपभोग करना है, और इससे मार्केट का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, तो निर्गत बाजार अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का एक देश से दूसरे देशों में व्यापार होता है, तो इससे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। इसके बाद है वित्तीय बाजार। वित्त रूप से किस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है? हम ये देखते हैं कि हमारे जो भारत का पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं भारत की, वो विदेशों में पैसा लगाती हैं। इसी प्रकार से विदेशों की जो कंपनियां हैं वो भारत में पैसा लगाती हैं। तो इस प्रकार से जो वित्त है, जो हम ये कह सकते हैं जो संपत्तियां हैं, वो एक देश से दूसरे देश में आवागमन करती है। एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां क्या करती है, खरीदती है। एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से क्या करती है, परिसंपत्तियां। इससे विनियोजकों को घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियों से में चयन का अवसर मिलता है। इससे जो निवेशक हैं, जिनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है परिसंपत्तियों में, उनको भी अवसर मिलता है कि वो घरेलू क्षेत्र में करें या फिर क्या करें, विदेशी क्षेत्रों में करें। हम आगे पढ़ेंगे भी कि जहां पर उनको ब्याज की दरें क्या होती हैं, अधिक मिलती हैं, अर्थात उनको ऐसा लगता है कि यहाँ लाभ का अवसर अधिक है, तो वो जो नियोजक हैं वो वहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो वित्तीय बाजार है उससे भी क्या होती है, एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़ती है और अर्थव्यवस्था खुली होती है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो तरीका है वो है श्रम बाजार। हम ये जानते हैं जो श्रम है
उसको क्या होता है, अधिक मजदूरी की आवश्यकता होती है। यदि किसी श्रम को विदेशों में अधिक मजदूरी मिलती है तो वो अधिक मजदूरी से अट्रैक्ट होके कहाँ, विदेशों में कार्य करना पसंद करेंगे। अर्थात श्रम है उसका भी क्या होता है, आवागमन होता है। फर्म ये चयन कर सकती है कि उत्पादन को कहाँ किया जाए और श्रमिक चयन कर सकते हैं कि कहाँ काम किया जाए। अब फर्म है वो ये चयन करे कि कहाँ पर वो उत्पादन करे जिससे कि उसको क्या हो, लाभ अधिकतम हो। इसी प्रकार श्रमिक है वो भी ये चयन करेंगे कि वो कहाँ पर कार्य करे जिससे उनको मजदूरी अधिक प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी चयन के अवसर कैसे हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। अनेकों अप्रवासन कानून श्रमिकों की देशों के मध्य आवागमन को प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन कई लोगों ने क्या कर रखा है, कई देशों ने कर रखा है कि जो श्रमिक है वो एक देश से दूसरे देश में कार्य के लिए नहीं आ जा सकते। अर्थात उन्हें अप्रवासन कानून के तहत श्रमिकों के जो कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस प्रकार से जो श्रम बाजार है उसके तहत भी श्रम क्या कर सकता है, एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। हालांकि कई देशों ने प्रतिबंधित किया है, लेकिन इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का जुड़ाव तो होता ही है ना। तो इस प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था 3 तरीके से जुड़ी हुई होती है दूसरे देश से। जैसे हमने बात की, निर्गत बाजार, वित्त बाजार और तीसरा है श्रम बाजार। ठीक है बच्चों। पारंपरिक रूप से वस्तुओं के आवागमन को श्रम आवागमन के प्रतिस्थापन की भांति देखा गया है। अब जैसे कि हमने बताया कि कई देशों ने अप्रवासन कानून के तहत श्रमिकों को प्रतिबंधित कर रखा है, तो वो श्रम जो है वो तो आवागमन नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिबंधित है। लेकिन जो वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से दूसरे देश में क्या कर सकती है, आवागमन कर सकती हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि किसी देश में अच्छा श्रम है, ठीक है, वो अच्छी वस्तुओं को उत्पादित कर सकते हैं, तो श्रम को तो उन्होंने क्या कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन जो वो वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं वो वस्तुएं तो हम हमारे देश में मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रम का जो प्रतिस्थापन है वो किसको मान लिया जाता है, वस्तुओं को मान लिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार जो खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में क्या करती है, व्यापार करती है। खुली अर्थव्यवस्था वह है जो शेष विश्व के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ जुड़ी होती है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करती है, व्यापार करती है। और बहुधा वित्तीय परिसंपत्तियों में भी, हमने वित्तीय बाजार पढ़ा ना, कि वित्तीय परिसंपत्तियों में भी क्या करती है, वो दूसरे से देशों से क्या करती है, संपर्क में रहती है। उदाहरणार्थ भारतीय चारों ओर विश्व में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं और भारत से कुछ वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। जैसे हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में जो वस्तुएं अत्यधिक उत्पादित की जाती है, जिसकी विदेशों में क्या है, मांग है, वो भारत से कहाँ भेजी जाती है, विदेशों में भेजी जाती है। और विदेशी जो वस्तुएं हैं जिसकी भारत में मांग है, वो विदेशी वस्तुएं भारत में क्या की जाती हैं, आयात की जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत का विश्व के अन्य देशों से क्या होता है, व्यापार होता है। और इसका फायदा ये होता है कि जो उपभोक्ता है उनको उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं का चयन मिलता है, अर्थात उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद है, इस प्रकार विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। हमने समग्र मांग की बात की थी कि समग्र मांग क्या होता है, जो उसके परिवर्तित होने से देश में आय, रोजगार, उत्पादन, इन सब में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जो समस्त मांग है, समग्र मांग है, उसको विदेशी व्यापार, अभी तक हमने बंद अर्थव्यवस्था की बात की थी तो हमने उपभोग और निवेश, सरकारी व्यय तक की भी बात कर ली थी। लेकिन अब विदेशी व्यापार किस प्रकार से समग्र मांग को प्रभावित करता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि पहले 2 तरीके से करता है। जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है, जब भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया व्यय समस्त मांग को कम करते हुए आय के वर्तुल प्रवाह से रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। जो समग्र मांग है वो 2 प्रकार से प्रभावित होती है। एक तो होता है कि जो हमारे देश में जो इनकम का जो फ्लो चल रहा है उसमें क्या हो, लीकेजेस हो जाए, अर्थात जो हमारी इनकम है वो हमारे यहाँ से निकलकर कहाँ चली जाए, विदेशों में चली जाए। और जो दूसरा जो है प्रभाव वो है कि जो हमारी जो इनकम चल रही है, हमारे देश में जो आय का वर्तुल प्रवाह चल रहा है उसमें से क्या हो, और इनकम आ जाए, अर्थात विदेशों से इंजेक्ट हो जाए। आ रहा है बच्चों समझ में। 2 तरीके से, एक तो लीकेजेस हो जाए, उसमें रिसाव हो जाए, या फिर इंजेक्शन हो जाए अर्थात अंतक्षेपण हो जाए। तो ये 2 तरीके से कैसे होता है। जो पहला हम बात कर रहे हैं लीकेजेस, जिसको हम रिसाव भी कह रहे हैं, तो जब भारतीय लोग क्या करते हैं, विदेशों से वस्तुएं खरीदते हैं, जब भारतीय लोगों को विदेशों की वस्तुएं जो है पसंद आती हैं, वो विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, तो वो विदेशी वस्तुओं की क्या करेंगे, मांग को बढ़ा देंगे। तो विदेशी वस्तुओं की पूर्ति अधिक होगी तो हमारा जो पैसा है, हमारी जो आय है वो सारी कहाँ चली जाएगी, विदेशों में चली जाएगी। इसका मतलब जो हमारे आय के वर्तुल प्रवाह में जो आय थी वो उसका क्या हो गया, रिसाव हो गया, लीकेजेस हो गया, और वो कहाँ की ओर चली गई, विदेशों की ओर चली गई। आ रहा है बच्चों समझ में। यहाँ पर ये है कि जब भारतीय विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, अर्थात विदेशी वस्तुओं की मांग तो अधिक होती है और घरेलू वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उनके द्वारा जो किया गया जो व्यय है,
जो वो व्यय करते हैं विदेशी वस्तुओं पर, वो समस्त मांग को कम कर देता है। तो भारत की जो समस्त मांग है, वस्तुओं की मांग है, घरेलू वस्तुओं की मांग है, वो तो कम हो जाती है, विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। और विदेशी वस्तुओं को अधिक मंगाते हैं, अधिक आयात करते हैं, तो हमारा जो देश की जो आय है, जो कि घरेलू वस्तुओं पर खर्च होनी चाहिए थी, वो कहाँ चली जाती है? विदेशी वस्तुओं पर। तो आय के वर्तुल प्रवाह से रिसाव के रूप में क्या हो जाती है? वो निष्कासित हो जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आय के वर्तुल प्रवाह से आय निष्कासित हो जाती है, लीकेजेस हो जाता है और देश की जो समस्त मांग है वो कम हो जाती है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? देश की आय कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है और रोजगार कम हो जाता है। अब इसका हम दूसरा प्रभाव देखते हैं। दूसरा क्या होता है? जब विदेशों से जो हम निर्यात करते हैं वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि कर देते हुए वर्तुल प्रभाव में अंतरक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। इसका उल्टा यदि हम ले कि हमारी जो घरेलू वस्तुएं हैं उसकी विदेशों में बहुत अधिक मांग होती है, अर्थात विदेशी लोग हमारी वस्तुओं का क्या करते हैं, मतलब हम आयात करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी घरेलू वस्तुओं का बहुत अधिक निर्यात विदेश में करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी घरेलू वस्तुओं की समग्र मांग क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और घरेलू वस्तुओं को जब हम विदेशों में भेजते हैं तो विदेशों से हमें क्या होता है? आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा आय का वर्तुल प्रवाह है उसमें आय अंतक्षेपण कर जाती है, इंजेक्ट कर जाती है। तो इससे हमारे देश की आय क्या होगी? बढ़ेगी। आ रहे बच्चों समझ में? तभी तो हम ये कहते हैं कि आयात कम से कम और निर्यात अधिक से अधिक। तो निर्यात से तो क्या होता है? यदि हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं हमारे देश की आय का बढ़ती है, और यदि हम विदेशों से आयात करते हैं तो हमारे देश की आय क्या होती है? कम हो जाती है। तो इस प्रकार से समग्र मांग जो यदि विदेशी क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं तो वो प्रभावित होती है। आगे बच्चों समझ में? आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से विदेशी क्षेत्र शामिल करने से समग्र मांग में परिवर्तन होता है। इसके बाद है, जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है तो सौदे के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है। हम राष्ट्रीय सीमाओं अर्थात हम विदेशों से जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? द्रव्य की, अर्थात मुद्रा की आवश्यकता होगी। बिना मुद्रा के तो व्यापार होगा नहीं। जब हमने हमारा सामान विदेशों में भेजा है तो हम उसके बदले में क्या लेंगे? विदेशों से मुद्रा लेंगे। और यदि हमने विदेशों से आयात किया है तो उसके बदले में भी वो हमसे क्या लेंगे? मुद्रा लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं के बदले में मुद्रा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो इसके लिए द्रव्य का उपयोग अर्थात मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो। यदि हमें हमारे देश में विभिन्न राज्यों में क्या करना है? अंतर व्यवहार करना है, व्यापार करना है, तो हम रुपयों का काम ले लेंगे, क्योंकि पूरे भारत देश में जो एक करेंसी है, राष्ट्रीय करेंसी है, वो क्या है? रुपया है। वो कहीं भी पूरे देश में क्या है? जैसे हमने मुद्रा और बैंकिंग वाले लेसन में पढ़ा था कि उसको क्या है? एक सार्वभौमिकता है उसकी पूरे देश में, ठीक है। और जो है उसको सार्वग्राह्यता भी है, हमने उसके गुण के बारे में देखा था। लेकिन यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपया हर कोई ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौमिकता और सर्वग्राह्यता नहीं है। और यदि हम बात करें कि हमें एक देश से दूसरे देश से व्यापार करना है तो ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भी नहीं है जिससे कि पूरे जो वर्ल्ड में एक ही करेंसी चलती हो। सब देशों की अपनी अपनी क्या है? अलग अलग करेंसी है जिसमें कि वो अपना व्यवहार करते हैं। यदि हमने अमेरिका से कोई सामान मंगाना है तो हमें क्या करना होगा? उन्हें डॉलर में भुगतान करना होगा, ना कि रुपए में। वो रुपए को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी सार्वभौमिकता, सार्वग्रहता अमेरिका में नहीं है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये यही कह रहे हैं कि विदेश एक कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो कि किसी एक बैंक के द्वारा निर्गमित हो। कोई ऐसा बैंक नहीं है जो पूरे विश्व के लिए क्या करता हो? करेंसी निर्गमित करता हो। सभी देशों की अलग अलग करेंसी है। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि वे आश्वस्त हो जाएं कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वे जो वस्तुएं खरीद सकेंगे उसमें अक्सर परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम ये कहें कि हमारी जो राष्ट्रीय करेंसी है उसको विदेशी क्षेत्र कब स्वीकार करेंगे? वो तभी स्वीकार करेंगे जब वो आश्वस्त हो जाए कि ये जो इसके का जो मूल्य है, करेंसी का जो मूल्य है, वो बार बार परिवर्तन नहीं होता। यदि बार बार परिवर्तन होगा तो हमें उन्हें नहीं पता होगा कि इसका मुद्रा का मूल्य आज क्या है और कल क्या होगा, तो वे आश्वस्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए वो राष्ट्रीय करेंसी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही है कि किसी भी राष्ट्रीय कोई भी आर्थिक एजेंट होता है विदेशी, वो किसी भी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेगा जब वो आश्वस्त हो जाए कि उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से जो वो वस्तु और सेवाएं खरीद रहे हैं उसका जो मूल्य है उसमें अधिकतर परिवर्तन नहीं होता। ये कह सकते हैं कि करेंसी की जो क्रय शक्ति है वो कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। करेंसी मतलब 1 रुपए में जितनी वस्तुएं आती हैं वो उतनी ही आएगी, उसकी जो क्रय शक्ति है वो स्थिर रहेगी। तभी ये आर्थिक एजेंट क्या करेंगे? उसको करेंसी को स्वीकार करेंगे, ठीक है।
इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक देश का जो दूसरे देश से जो विनिमय होता है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय, उसके रूप में जो करेंसी काम में आती है, उसके रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तब जब तक कि वो आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि जो इसकी क्रय शक्ति है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तब तक इसका प्रयोग नहीं होगा और न ही लेखे की इकाई के रूप में इसका उपयोग होगा। ना तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के रूप में इसका प्रयोग होगा, न ही लेखे की इकाई के रूप में इसका प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास ये शक्ति है कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी के उपयोग को लागू कर सके। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत देश में जो सरकार है उसने हमारी जो मुद्रा है, रुपए है, उसमें क्या दे रखी है, सार्वग्रहता और जो सभी के द्वारा स्वीकार्यता का क्या दे रखा है, गुण दे रखा है, ना, कि कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, इसकी सार्वभौमिकता है। लेकिन ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है जिसने कि यह बताया हो कि जो करेंसी है वो सभी के द्वारा ग्रहण की जाए। यहाँ पर यही है कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास ये शक्ति हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी के उपयोग को क्या करे, लागू करे, मतलब वो बाध्य कर दे कि इस करेंसी को लेना ही होगा। सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी है। जब वो देश अपने आप में, मतलब विभिन्न देशों में जब अंतर व्यवहार होता है तो अपनी करेंसी में करते हैं, और जब विभिन्न देशों का आपस में जब अंतर व्यवहार करता है तो उन्हें जो अपनी मनी है वो एक्सचेंज करनी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें अमेरिका से यदि व्यापार करना होगा तो हमें उन्हें पेमेंट किस में करना होगा, डॉलर में करना होगा, अर्थात हमारे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से कि हमने ये बताया कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण, ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद हम देखते हैं कि भूतकाल में देशों की सरकारों के द्वारा संभाव्य उपयोगकर्ता का विश्वास पाने के लिए ये घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय मुद्रा निर्बाध रूप से स्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्ति में परिवर्तित होंगे। अब पहले जो हम यदि पास्ट की बात करें तो जो विभिन्न सरकारें हैं, विभिन्न देशों की सरकारें, उन्होंने जो उपयोग है, आने वाले उपयोगों को देखते हुए ये कहा था, उपयोगकर्ताओं का जो विश्वास पाने के लिए बोला था कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या कर सकते हैं, निर्बाध रूप से जो एक कीमत स्थिर मान लेते हैं उसकी, और दूसरी परिसंपत्तियों में हम उसको क्या कर सकेंगे, परिवर्तन कर सकें। मतलब राष्ट्रीय जो भी मुद्रा है उनकी कीमतों को स्थिर मानते हुए हम उसको दूसरी परिसंपत्तियां, मान लो सोना है या फिर कोई और शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये पहले माना गया था, जिसके मूल्य पर जारीकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। और उन्होंने ये भी माना था कि ये जो जारी करता है, करेंसी को जारी करता है, उसके मूल्य पर उसका उन मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। यह दूसरी परिसंपत्तियां बहुधा सोना या अन्य राष्ट्रीय मुद्राएं थीं। कहने का मतलब है कि इन्होंने ये स्वीकार किया था कि कोई भी जो मुद्रा है, जो उनकी करेंसी है, उसको अन्य परिसंपत्तियों पे स्थिर, मतलब उसके मूल्य को क्या मान लिया जाएगा, स्थिर मान लिया जाएगा, और उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और ये जो परिसंपत्तियां हैं जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं, वो परिसंपत्तियां कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि सोना भी हो सकती है या फिर किसी और अन्य राष्ट्रीय मुद्रा पर, क्योंकि यहाँ विनिमय दर को क्या मान लिया था, स्थिर, कि वो मुद्रा की कीमत क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, इसीलिए आसानी से उसको परिवर्तित किया जा सकता था। इस वचनबद्धता के भी क्या थे, दो पहलू हैं जिसने इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। असीमित मात्रा में निर्बाध रूप से परिवर्तन की क्षमता, इसमें है कि ऐसे लोग क्या करेंगे, जो देश है वो असीमित मात्रा में क्या करेंगे, निर्बाध रूप से क्या करेंगे, कितना परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, और साथ में कीमत जिस पर परिवर्तन होता है। दो चीजें हैं वो इसको प्रभावित करेंगी। एक तो असीमित मात्रा में जो निर्बाध रूप से क्या हो रहा है, परिवर्तन की क्षमता क्या है, और साथ में क्या है, जो कीमत जिस पर कि हमने क्या किया है, उस जो मुद्रा है उसको दूसरी जो परिसंपत्ति है उसमें परिवर्तन किया है। इन्हीं मुद्रों का निराकरण करने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई। ये जो मुद्दे थे कि भाई इसकी क्या क्षमता रहेगी, या फिर हमें कह सकते हैं कि क्या कीमत रहेगी जिस पर कि आपस में क्या होगा, विनिमय होगा, इनका निराकरण करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई है। आ रहा है बच्चों समझ में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना किस लिए की गई है, कि एक देश की जो करेंसी है वो दूसरी करेंसी में किस दर पर परिवर्तित होगी, ठीक है, यह जानने के लिए, और साथ में कितनी क्षमता होगी, कहां तक वो परिवर्तित हो सकती है, इन्हीं मुद्दों का निराकरण करने के लिए हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके बाद है लेन देनों के मात्रा में वृद्धि के साथ स्वर्ण व परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें राष्ट्रीय करेंसियों को परिवर्तित किया जा सके। अब हम पहले भूतकाल की बात कर रहे थे, अब हम यदि प्रेजेंट की बात करें तो लेन देन में बहुत अधिक वृद्धि होने लगी है, बहुत अधिक आयात निर्यात होने लगा है, बढ़ गया है बहुत अधिक। तो स्वर्ण
अब वो परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें कि राष्ट्रीय मुद्राएं क्या हो सके, परिवर्तित। पहले तो क्या करते थे, जो राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उनको स्वर्ण में क्या कर देते थे, आसानी से परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन अब यह स्वर्ण में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। यद्यपि कुछ राष्ट्रीय करेंसियों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है, दो देशों के बीच लेन देन में वह करेंसी महत्वपूर्ण होती है। कुछ ऐसी करेंसियां भी हैं जिनको की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और दो देशों के बीच यदि व्यवहार होता है तो उसको उस करेंसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करके आपस में व्यवहार कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे व्यापार किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय अमेरिका में निर्मित वस्तु खरीदना चाहता है तो लेन देन को पूरा करने के लिए उसे डॉलरों की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में क्या करना होगा, निर्यात करना होगा या अमेरिका से सामान मंगाना होगा, तो क्या होगा, उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, डॉलर की आवश्यकता होगी, क्योंकि अमेरिका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, डॉलर है, और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपए। तो हमें अमेरिका से व्यापार करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, डॉलर की आवश्यकता होगी। यदि हमने मान लिया वस्तु की कीमत कितनी है, $10 है, तो उसे यह जानना जरूरी होगा कि भारतीय रुपयों में इसकी लागत क्या होगी। हमें यह भी जानना होगा कि यदि वस्तु की कीमत $10 है तो हमें यह देखना होगा कि भारतीय रुपए में उस वस्तु की कीमत कितनी होगी। हमने मान लिया कि $1 की कीमत कितनी है, ₹50 है, तो अपने आप ही उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई भारतीय रुपए में, ₹500 हो गई ना। तो ये जानना भी जरूरी होगा कि जो वस्तु हम मंगा रहे हैं या फिर भेज रहे हैं तो उस वस्तु की कीमत रुपयों में कितनी होगी। डॉलर में मान लिया हमने पता है, तो रुपए में जानना भी जरूरी होगा। तो भारतीय रुपए में इसकी लागत क्या होगी, ये जानना जरूरी होगा। एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को कहते हैं विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक देश की मुद्रा को हम दूसरे देश की मुद्रा की कीमत के रूप में देखें। जैसे मैंने अभी बताया ना कि भारत, मान लिया कि $1 की कीमत कितनी है, ₹50। हमने ये मान लिया कि हमारा जो रुपया है वो तो ₹50 और अमेरिका का $1 बराबर क्या हो गया, एक एक जितना हो गया। तो ये क्या हो गई, विदेशी विनिमय दर। ठीक है, एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा की कीमत के रूप में देखते हैं तो उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भुगतान संतुलन की। भुगतान संतुलन क्या होता है, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, उसमें घाटा कब होता है, उसमें संतुलन कब होता है और उसमें आधिक्य कब होता है। और अभी हमने खुली अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में चर्चा की कि किस प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था में एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से व्यापार होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, इसको दोबारा सुनिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।